इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ फंजाई। तो फंजाई में अगर अपने इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस की बात करें तो फंजाई से हमें बेनिफिट्स भी हो सकते हैं और फंजाई से हमें लॉसेस भी हो सकते हैं। अगर फंजाई से बेनिफिट्स होते हैं तो उसको हम बोलते हैं यूजफुल एक्टिविटीज, और अगर फंजाई से हमें लॉसेस होते हैं तो उसको हम बोलते हैं हार्मफुल एक्टिविटीज। तो इस तरह से दो कैटेगरीज में हम लोग डिवाइड कर सकते हैं इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस को। तो इनको हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो यूजफुल एक्टिविटीज, अगर हमें फंजाई से बेनिफिट्स होते हैं तो उसको यूजफुल एक्टिविटीज मानते हैं, और अगर हमें फंजाई से लॉसेस होते हैं तो उसको हम हार्मफुल एक्टिविटीज बोलते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहां पे बात करेंगे यूजफुल एक्टिविटीज की। तो कौन कौन से यूजफुल एक्टिविटीज जो हैं वो हमें यहां पर देखने को मिलती हैं, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला, हम लोग फंजाई को एज ए ह्यूमन फूड यूज कर सकते हैं। तो ऐसे फंजाई जिन्हें फूड की तरह यूज किया जा सकता है उन्हें एडिबल फंजाई बोलते हैं, और ऐसे फंजाई जिनको हम फूड की तरह यूज नहीं कर सकते, जो पॉइजनस होते हैं, वो नॉन एडिबल कहलाते हैं। तो जिनको हम फूड की तरह खा सकते हैं उनको एडिबल फंजाई के नाम से जाना जाता है। तो एडिबल फंजाई, और दूसरे होते हैं नॉन एडिबल फंजाई जिनको हम फूड की तरह यूज नहीं कर सकते। तो कौन कौन से ऐसे फंजाई हैं जो फूड की तरह यूज किए जा सकते हैं, तो इसके हम लोग कुछ एग्जांपल्स यहां पे करेंगे। जैसे सबसे पहले इसमें नाम आता है ट्यूबर एस्टाइवम का। तो ट्यूबर जो है ये एस्कोमाइसिटीज का मेंबर है, और इसकी एक स्पीसीज होती है ट्यूबर एस्टाइवम। इसके जो एस्कोकार्प्स हैं वो एडिबल होते हैं, उनको खाया जाता है, और इसलिए इसका कल्टीवेशन भी किया जाता है। उसके बाद एक फंगस है मोरशेल्ला, या इसको मोरकेल्ला भी बोल देते हैं। जो मोरकेल्ला है इसको हम लोग आम भाषा के अंदर स्पंज मशरूम भी बोलते हैं, या फिर इसको मोरेल भी बोला जाता है। इसकी 3 स्पीसीज हैं जो एडिबल होती हैं, और इनका जो कल्टीवेशन है वो डिफरेंट स्टेट्स के अंदर किया जाता है। तो सबसे पहले मोरकेल्ला एस्कुलेंटा, ये इसकी एडिबल स्पीसीज है। इसके अलावा दूसरी स्पीसीज में आती है मोरकेल्ला क्रेसिपीज, और तीसरी जो एडिबल स्पीसीज है वो आपको ध्यान में रखनी है इसमें, मोरकेल्ला डेलिसियोसा। अब डेलिशियस से क्या बन गया, डेलिसियोसा बन गया। तो काफी डेलिशियस होने की वजह से इसकी स्पीसीज का नाम है डेलिशियोसा। तो ट्यूबर एस्टाइवम एंड मोरशेल्ला जो है, इन सभी के जो एस्कोकार्प्स हैं वो एडिबल होते हैं, क्योंकि मोरकेल्ला जो है ये भी किसका मेंबर है, एस्कोमाइसिटीज का मेंबर है। तो इसलिए इनमें एस्कोकार्प जो है वो एडिबल होते हैं या खाए जाते हैं। इसके अलावा कुछ बेसिडियोमाइसिटीज के मेंबर्स भी हैं जो एडिबल होते हैं। तो कौन कौन से हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले अपने बात करते हैं एगेरिकस की। एगेरिकस जो है इसकी 3 स्पीसीज हैं जो एडिबल होती हैं। कौन कौन सी स्पीसीज है उनके बारे में हम लोग बात करेंगे। सबसे पहली स्पीसीज जो कॉमन स्पीसीज है इसकी वो आती है एगेरिकस बाइस्पोरस। तो एगेरिकस बाइस्पोरस जो स्पीसीज है इसको बटन मशरूम के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इसके जो बेसिडियो कार्प्स हैं वो बटन शेप्ड होते हैं, इसलिए इसको बटन मशरूम के नाम से भी हम जानते हैं। इसके अलावा दूसरी स्पीसीज इसमें आती है एगेरिकस रॉडमानी, ये भी इसकी एडिबल स्पीसीज है। और तीसरी स्पीसीज इसकी है एगेरिकस क्रेसिपीज। तो ये 3 स्पीसीज हैं एगेरिकस की जो एडिबल होती हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जो कल्टीवेशन है वो बटन मशरूम का किया जाता है, एगेरिकस बाइस्पोरस का किया जाता है, और इसका जो कल्टीवेशन है वो सीजनल होता है, यानी कि एक स्पेसिफिक सीजन में ही किया जाता है। इसके अलावा कुछ और भी फंजाई हैं जो बेसिडियोमाइसिटीज से बिलोंग करते हैं और एडिबल होते हैं। जैसे इसमें नाम आता है
साइलोसाइब मैक्सिकाना, यहां पे पी साइलेंट रहता है, तो साइलोसाइब मैक्सिकाना इसकी स्पीसीज है, क्योंकि मैक्सिको से रिलेटेड है ये जो साइलोसाइब मैक्सिकाना है इसको सेक्कर्ड मशरूम के नाम से भी जाना जाता है। तो सेक्कर्ड का मतलब होता है पवित्र, तो सेक्कर्ड मशरूम भी बोलते हैं इसको। इसके अलावा एक मेंबर और आता है जिसको हम बोलते हैं आर्मिलेरियला मेलिया या आर्मिलेरिया मेलिया। तो आर्मिलेरिया मेलिया जो है इसको हनी ड्यू मशरूम के नाम से भी जाना जाता है। इसकी जो स्पीसीज है वो है मेलिया, इसको हनी ड्यू मशरूम बोलते हैं। कॉमन नेम जो है इसका क्या है, हनी ड्यू मशरूम। और ये भी एडिबल होती है। जो आर्मिलेरिया मेलिया है इसकी एक खास बात और होती है कि ये बायोल्यूमिनेसेंट होती है। बायोल्यूमिनेसेंट मतलब ये लाइट प्रोड्यूस करती है, तो इसलिए इसका नेचर कैसा है, बायोल्यूमिनेसेंट है। तो बायोल्यूमिनेसेंट, तो नेचुरली ये लाइट प्रोड्यूस करती है। तो ये जो तीन फंजाई हैं ये तीनों की तीनों बेसिडियोमाइसीटीज से बिलोंग करते हैं और इनके एडिबल पार्ट को बोलते हैं बेसिडियोकार्प। तो इनके बेसिडियोकार्प जो हैं वो खाए जाते हैं। तो बेसिडियोकार्प इनके एडिबल पार्ट होते हैं। अब इन एडिबल फंजाई की अगर अपने बात करें तो एडिबल फंजाई में स्टार्च एंड फैट जो है वो बहुत ही कम अमाउंट के अंदर होते हैं। अब जो डायबिटीज के पेशेंट्स होते हैं उनको स्टार्च जो है वो अवॉइड की जाती है कि जो स्टार्च है वो कम से कम खानी है। हम लोग जो भी फूड लेते हैं वो उसमें ज़्यादातर अमाउंट के अंदर वो स्टार्च होती है। तो जैसे ही स्टार्च जो है वो ब्लड के अंदर जाती है तो वो ग्लूकोज में कन्वर्ट होती है और ब्लड शुगर जो है वो इंक्रीज हो जाता है। तो डायबिटीज पेशेंट्स के लिए जो स्टार्च है वो अवॉइड की जाती है। तो इसलिए जो डॉक्टर्स हैं वो सजेस्ट करते हैं पेशेंट्स को कि आप मशरूम्स खाइए, यानी एडिबल फंजाई जो हैं वो खाने के लिए प्रेफर किए जाते हैं। इसके अलावा जो हार्ट पेशेंट्स होते हैं, नॉर्मली क्या होता है, जो हार्ट पेशेंट्स हैं उनकी जो आर्टरीज होती हैं या वेन्स होती हैं उनके अंदर की तरफ फैट जमा होने लग जाता है और इस फैट की वजह से ब्लॉकेज आती है। तो इसलिए जो फैट है या घी है वो कम से कम खाने के लिए कहा जाता है या अवॉइड करने के लिए कहा जाता है डॉक्टर्स के द्वारा हार्ट पेशेंट्स को। अब एडिबल फंजाई जो हैं उनमें जो स्टार्च है वो बहुत कम अमाउंट के अंदर है, जो फैट है वो भी बहुत कम अमाउंट के अंदर है। इसीलिए जो डॉक्टर्स हैं वो क्या करते हैं, हार्ट पेशेंट्स एंड जो डायबिटीज के पेशेंट्स होते हैं उनको ये प्रेफर करते हैं कि आप जो मशरूम्स हैं या जो एडिबल फंजाई हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा खाइए। तो हम लोग एडिबल फंजाई की यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे एक तो स्टार्च जो है वो कम होती है, स्टार्च की अमाउंट कम होती है। इसके अलावा जो फैट है उसकी अमाउंट भी कम होती है। तो फिर हमें देखने को क्या मिलता है इसमें, इसकी केमिकल कंपोजिशन में क्या देखने को मिलता है एडिबल फंजाई की। तो एडिबल फंजाई में आपको एक तो विटामिन मिलेंगे। तो कौन से विटामिन होते हैं, तो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स जो है ये आपको देखने को मिलेगा एडिबल फंजाई के अंदर। तो ये हाई अमाउंट के अंदर होता है विटामिन बी। और इसके अलावा जो प्रोटीन का कंटेंट है वो 40 से लेके 50% तक रहता है। तो प्रोटीन भी ज़्यादा जो है वो देखने को मिलती है इसमें। तो इस तरह से एडिबल फंजाई जो है वो डायबिटीज पेशेंट्स के लिए सजेस्ट किए जाते हैं। तो हम लोग लिख सकते हैं कि ये गिव टू एक तो डायबिटीज पेशेंट्स और दूसरे जो हार्ट पेशेंट्स होते हैं उनको ये प्रेफर किए जाते हैं डॉक्टर्स के द्वारा। तो डायबिटीज पेशेंट्स, जो डायबिटीज है वो दो तरह की होती है। एक तो होती है डायबिटीज मेलिटस और दूसरी होती है डायबिटीज इंसिपिडस। जो डायबिटीज मेलिटस है वो इंसुलिन हार्मोन की कमी की वजह से होती है और जो डायबिटीज इंसिपिडस है वो
एक्स्ट्रा यूरिनेशन से रिलेटेड होती है, उसमें यूरिन बहुत ज्यादा आता है। तो एक तो डायबिटीज पेशेंट्स हो गए और दूसरे जो हार्ट पेशेंट्स हैं उनको ये प्रेफर किए जाते हैं। तो हार्ट पेशेंट्स। अब एक यीस्ट होती है टोरुलोसिस। टोरुलोसिस में प्रोटीन जो है वो मोर अमाउंट के अंदर होती है, इसीलिए टोरुलोसिस को हम लोग एनिमल फीड के अंदर ऐड करते हैं। तो इस फंगस का नाम आपको ध्यान में रखना है, टोरुलोसिस। और टोरुलोसिस क्या है? एक तरह की यीस्ट है। और इसकी खास बात क्या है कि इसमें जो प्रोटीन की अमाउंट है वो मैक्सिमम है। मैक्सिमम तो नहीं कह सकते, मोर अमाउंट है प्रोटीन की। तो प्रोटीन ज्यादा अमाउंट में है, इसलिए इसको हम लोग ऐड करते हैं इन एनिमल फीड। तो एनिमल फीड के अंदर इसको ऐड किया जाता है। दूसरा जो यूजफुल एक्टिविटीज आती है फंजाई के अंदर वो है मेडिसिन्स। तो कुछ मेडिसिन्स भी हैं जो हमें फंजाई से ऑब्टेन्ड होती हैं। डिफरेंट डिजीज के ट्रीटमेंट में उनको यूज किया जाता है। तो मेडिसिनल वैल्यू भी है फंजाई की। मेडिसिन्स की बात करें तो इसमें सबसे पहले जो मेडिसिन आती है वो है ई एफिड्रिन। तो ई एफिड्रिन जो है वो कैसे ऑब्टेन की जाती है? ई एफिड्रिन ऑब्टेन करने के लिए हम क्या करते हैं, जो एक केमिकल होता है बेंजल्डिहाइड, इस बेंजल्डिहाइड पर यीस्ट की रिएक्शन करवाई जाती है, यानी यीस्ट को बेंजल्डिहाइड में छोड़ दिया जाता है और फाइनली हमें जो ई एफिड्रिन है वो ऑब्टेन होती है। और इस ई एफिड्रिन का यूज किया जाता है जो अस्थमा है उसके ट्रीटमेंट में। तो अस्थमा ट्रीटमेंट में इस ई एफिड्रिन का यूज करते हैं। तो अस्थमा ट्रीटमेंट। उसके बाद सेकंड मेडिसिन जो हमें ऑब्टेन होती है फंजाई से वो है कॉर्टिसोन। जो कॉर्टिसोन है ये एक तरह का स्टीरॉइड है और ये हमें दो फंजाई से मिलता है, एक तो है राइजोपस और दूसरा है एस्परजिलस। तो राइजोपस एंड एस्परजिलस से इसको एक्सट्रैक्ट किया जाता है। तो एक तो राइजोपस है जो कि जाइगोमाइसिटीज का मेंबर है और दूसरा जो फंगस इसमें आता है वो है एस्परजिलस जो कि एस्कोमाइसिटीज का मेंबर है। तो एस्परजिलस एंड राइजोपस इन दोनों से ही जो कॉर्टिसोन है इसको ऑब्टेन किया जाता है। अब कॉर्टिसोन के लिए हम लोग यहाँ पे सी लिख रहा हूं मैं। अब इस कॉर्टिसोन जो है इसका यूज किया जाता है आर्थराइटिस के ट्रीटमेंट में। अब आर्थराइटिस क्या होती है? तो आर्थराइटिस में क्या होता है, जो जॉइंट होते हैं उनमें पेन होने लग जाता है, जैसे हाथ के जॉइंट्स हैं या पैरों के जॉइंट्स हैं या इवन जो नीज हैं, घुटने हैं। तो इसके ट्रीटमेंट के लिए यहां पर कॉर्टिसोन जो है स्टीरॉइड दिया जाता है। तो कॉर्टिसोन क्या है? एक तरह का स्टीरॉइड है और ये स्टीरॉइड राइजोपस एंड एस्परजिलस से ऑब्टेन किया जाता है और ये ट्रीट करता है किसको? आर्थराइटिस। तो आर्थराइटिस के ट्रीटमेंट में कॉर्टिसोन यूज किया जाता है। इसके अलावा एक और इसमें मेडिसिन है जिसको हम एक्सट्रैक्ट ऑफ सैक्रोमाइसिस बोल देते हैं। तो सैक्रोमाइसिस एक यीस्ट होती है, उसका जो एक्सट्रैक्ट है वो भी हम मेडिसिन की तरह यूज कर सकते हैं। तो सैक्रोमाइसिस जो कि मोस्ट कॉमन यीस्ट है, इस सैक्रोमाइसिस से जो एक्सट्रैक्ट निकलता है इस एक्सट्रैक्ट का यूज करते हैं हम लोग ट्रीटमेंट के लिए।
तो इससे किसका ट्रीटमेंट किया जाता है? एक तो मैलिग्नेंट फीवर और दूसरा पॉलीयूरिया। इन दोनों के ट्रीटमेंट के लिए जो सैक्रोमाइसिस है इसके एक्सट्रैक्ट को यूज किया जाता है। तो ये ट्रीटमेंट करता है किसका? दो चीजों का ट्रीटमेंट करता है, एक तो मैलिग्नेंट फीवर, बहुत ही हाई फीवर होता है, और दूसरा इसमें है पॉलीयूरिया। पॉलीयूरिया के अंदर जो यूरिन है उसकी अमाउंट बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, तो बार बार यूरिनेशन होता है और इस कंडीशन को पॉलीयूरिया बोल देते हैं। तो इसके ट्रीटमेंट के लिए भी सैक्रोमाइसिस का जो एक्सट्रैक्ट है वो यूज करते हैं। मेडिसिनल इंपॉर्टेंस में नेक्स्ट मेडिसिन है एंटीबायोटिक्स। तो एंटीबायोटिक्स ऐसे केमिकल्स होते हैं जिनका यूज किया जाता है अगेंस्ट द माइक्रोबियल लाइफ। नॉर्मली बैक्टीरियल इन्फेक्शन को रोकने के लिए हम लोग एंटीबायोटिक्स का यूज करते हैं। आजकल मार्केट के अंदर कई हंड्रेड्स ऑफ द जो एंटीबायोटिक्स हैं वो अवेलेबल हैं। कुछ एंटीबायोटिक्स ऐसे हैं जो हमें फंजाई से ऑब्टेन्ड होते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द जो एंटीबायोटिक्स आजकल मार्केट के अंदर अवेलेबल हैं वो बैक्टीरिया से ऑब्टेन्ड होते हैं। तो कुछ ही ऐसे हैं जो हमें फंजाई से ऑब्टेन्ड होते हैं। तो कौन कौन से हैं फंजाई वाले वो हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो इसमें सबसे पहले नाम आता है पेनिसिलिन का। तो पेनिसिलिन जो है ये फर्स्ट डिस्कवर्ड एंटीबायोटिक है। सबसे पहले 1924 के अंदर सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की खोज की थी। ये एक एक्सीडेंटल डिस्कवरी थी। इसका मतलब अलेक्जेंडर फ्लेमिंग रिसर्च किसी दूसरी चीज पे कर रहा था, वो डिस्कवरी नहीं करना चाहता था पेनिसिलिन की, बट बाय एक्सीडेंट जो पेनिसिलिन है उसकी डिस्कवरी हो गई। तो पेनिसिलिन की डिस्कवरी से पहले अगर मान लीजिए कोई सोल्जर है वो वार में जाता था, तो उसको अगर कोई भी इंजरी हो जाती थी या उसको कोई घाव लग जाता था, तो वो घाव जो है वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से खराब हो सकता था और उसकी वजह से सेप्टिक कंडीशन डेवलप हो जाती थी और उस वजह से जो सोल्जर है या पेशेंट है उसकी डेथ हो जाती थी। लेकिन जब पेनिसिलिन डिस्कवर हुआ और ये पेनिसिलिन पेशेंट्स को दिया जाने लगा, सोल्जर्स को दिया जाने लगा, तो उसके बाद जो डेथ रेट थी वो बहुत ही कम हो गई। इसलिए इसको वंडर ड्रग के नाम से जाना जाता है। आज भी मार्केट में सबसे ज्यादा जो स्ट्रॉन्ग एंटीबायोटिक है वो पेनिसिलिन ही है, तो इसलिए इसको बोलते हैं वंडर ड्रग। जो पेनिसिलिन है ये पेनिसिलियम से ऑब्टेन्ड होती है। पेनिसिलियम की दो स्पीसीज के नाम आपको इसमें ध्यान में रखने हैं। तो पेनिसिलियम से ये ऑब्टेन्ड होती है। पेनिसिलियम की दो स्पीसीज हैं। सबसे पहली है पेनिसिलियम नोटेटम। तो पेनिसिलिन की जो डिस्कवरी है सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा, हालांकि वो एक्सीडेंटल डिस्कवरी थी, वो पेनिसिलियम नोटेटम के अंदर की गई थी। लेकिन आजकल जो इसका इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है वो पेनिसिलियम की दूसरी स्पीसीज से किया जाता है और उसका नाम है पेनिसिलियम क्राइसोजीनम। तो पेनिसिलियम क्राइसोजीनम से इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन किया जाता है पेनिसिलिन का। तो वंडर ड्रग है पेनिसिलिन। किसके द्वारा डिस्कवर किया गया था इसको? तो अगर अपने डिस्कवरी की बात करें तो आपको साइंटिस्ट का नाम ध्यान में रखना है, सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। और 1924 में इसको डिस्कवर किया था। तो इस साइंटिस्ट का नाम आपको ध्यान में रखना है और ईयर भी आपको ध्यान में रखना है, कई बार इस पे क्वेश्चन आ जाता है, 1924। इसके बाद बहुत सारी एंटीबायोटिक्स को डिस्कवर किया गया, लेकिन वो सभी डिस्कवरीज बैक्टीरिया से थी। इसके अलावा कुछ और भी एंटीबायोटिक्स हैं जो हमें
फंजाई से ऑब्टेन्ड होती हैं, जिसमें नाम आता है अर्गोटिन का। तो अर्गोटिन जो है ये हमें ऑब्टेन्ड होती है क्लेविसेप्स पर्पुरिया से। जो क्लेविसेप्स है ये बाजरा यानी पर्ल मिलेट के अंदर एक डिजीज कॉज करता है जिसको अर्गट डिजीज बोलते हैं। तो उस डिजीज में ये जो फंगस है क्लेविसेप्स पर्पुरिया वो एक केमिकल रिलीज करता है जिसको बोलते हैं अर्गोटिन, और जो ये अर्गोटिन हमें वहां से एक्सट्रैक्ट करना पड़ता है। तो ये क्या है, एक तरह की एंटीबायोटिक है। इसके अलावा सिट्रिनिन, तो सिट्रिनिन जो है ये भी एक तरह की एंटीबायोटिक है और ये हमें ऑब्टेन्ड होती है पेनिसिलियम की ही एक स्पीसीज से जिसको हम बोलते हैं पेनिसिलियम सिट्रिनम। तो ये भी एक एंटीबायोटिक है जो हमें पेनिसिलियम से ही ऑब्टेन्ड होती है। तो पेनिसिलियम सिट्रिनम जो स्पीसीज का नाम है वो आपको ध्यान में रखना है। उसी तरह से दो एंटीबायोटिक्स ऐसी हैं जो हमें एस्परजिलस से ऑब्टेन्ड होती हैं। तो कौन कौन सी है वो हम लोग देखते हैं। पहली इसमें है प्रोलीफेरिन। तो प्रोलीफेरिन जो है ये हमें एस्परजिलस की एक स्पीसीज से ऑब्टेन होती है, उसको हम बोलते हैं एस्परजिलस प्रोलीफेरेंस। तो एस्परजिलस की जो स्पीसीज है प्रोलीफेरेंस, इससे प्रोलीफेरिन नाम का एंटीबायोटिक हमें मिलता है। उसी तरह से एक होता है एल सार्सिन। तो एल सार्सिन जो है ये भी एक तरह का एंटीबायोटिक है। ये भी हमें किससे मिलता है, एस्परजिलस से ही मिलता है। तो एस्परजिलस की एक स्पीसीज है एस्परजिलस गिगेंटियस। तो एस्परजिलस गिगेंटियस से हमें एल सार्सिन नाम का एंटीबायोटिक ऑब्टेन्ड होता है। उसी तरह से अस्टिलैगो से भी एक एंटीबायोटिक ऑब्टेन्ड होता है जिसको हम नाम देते हैं अस्टिलैजिक एसिड। तो अस्टिलैगो के नाम से क्या बन गया, अस्टिलैजिक एसिड। तो ये हमें अस्टिलैगो की एक स्पीसीज से ऑब्टेन्ड होता है जिसको हम बोलते हैं अस्टिलैगोमेडिस। तो अस्टिलैगोमेडिस जो है वो मेज में एक डिजीज कॉज करती है जिसको हम बोलते हैं स्मट डिजीज ऑफ मेज जो है ये अस्टिलैगोमेडिस के द्वारा कॉज की जाती है। तो वहां पर ये एंटीबायोटिक जो है वो अस्टिलैगो के द्वारा प्रोड्यूस की जाती है। फंजाई की यूजफुल एक्टिविटीज में नेक्स्ट इंपॉर्टेंस है एग्रीकल्चरल यूजेस। तो फंजाई जो है उसके एग्रीकल्चर में भी इंपॉर्टेंस है। क्या क्या इंपॉर्टेंस है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे यहाँ पे। तो थर्ड जो यूजफुल एक्टिविटी आती है वो है एग्रीकल्चरल यूजेस। तो एग्रीकल्चरल यूजेस में जो सबसे पहला इसमें यूज आता है वो है स्क्वेंजर्स। तो फंजाई क्या होते हैं, स्क्वेंजर्स होते हैं। अब स्क्वेंजर्स क्या होते हैं, या फिर इसके लिए एक टर्म यूज की जाती है डीकंपोजर्स। तो इनको स्क्वेंजर्स भी बोल सकते हैं और डीकंपोजर्स भी बोल सकते हैं। तो कौन से फंजाई ऐसे हैं जो स्क्वेंजर्स होते हैं, तो आपको ध्यान में रखना है जो सैप्रोफाइटिक या सैप्रोबिक फंजाई हैं वो कैसे होते हैं, स्क्वेंजर्स होते हैं या डीकंपोजर्स होते हैं। अब यहां पे एक वर्ड आया है डीकंपोजर्स। जितने भी सैप्रोबिक माइक्रोब्स होते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे सैप्रोबिक बैक्टीरिया हैं या फिर सैप्रोबिक फंजाई है, वो डीकंपोजर्स होते हैं। अब डीकंपोजर्स का काम क्या होता है, डीकंपोजिशन करना। अब डीकंपोजिशन किसका किया जाता है, डेड ऑर्गेनिक मैटर का। तो डेड ऑर्गेनिक मैटर को वो कन्वर्ट करते हैं किसमें, इनऑर्गेनिक मैटर के अंदर। अब जो ऑर्गेनिक मैटर है वो कॉम्प्लेक्स होता है और जो इनऑर्गेनिक मैटर है वो सिंपल होता है। तो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर को सिंपल इनऑर्गेनिक मैटर में कन्वर्ट करने का जो प्रोसेस है वो डीकंपोजिशन कहलाता है। और वो डीकंपोजिशन किसके द्वारा किया जाता है, डीकंपोजर्स के द्वारा किया जाता है। तो
जो प्रोसेस है उसका नाम क्या है? डीकंपोजिशन। और डीकंपोजिशन में जो ऑर्गेनिक मैटर है उसको इनऑर्गेनिक मैटर में कन्वर्ट किया जाता है। ऑर्गेनिक मैटर कॉम्प्लेक्स होता है, जबकि जो इनऑर्गेनिक मैटर है वो सिंपल फॉर्म में होता है। तो ऑर्गेनिक को इनऑर्गेनिक में कन्वर्ट करना है। तो इनऑर्गेनिक मैटर कैसा होता है? सिंपल फॉर्म में होता है। तो इसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है? सिंपल होती है। अब इनको स्क्वेंजर्स क्यों बोलते हैं? जैसे मान लीजिए किसी एनिमल की डेथ हो गई, जैसे कोई डॉग था, एक्सीडेंट से उसकी डेथ हो गई, अब वो सड़क के किनारे पड़ा हुआ है। अब आपने देखा होगा कि कुछ टाइम के बाद जो बॉडी है उसमें से अजीब सी स्मेल आने लग जाती है। तो वो जो बैड स्मेल आती है वो किस वजह से आती है? क्योंकि उस डेड बॉडी का या डेड जो डॉग है उसकी बॉडी का डीकंपोजिशन शुरू हो जाता है। और वो डीकंपोजिशन कौन करता है? यही डीकंपोजर्स करते हैं, यानी कि सैप्रोफाइटिक या सैप्रोबिक बैक्टीरिया एंड सैप्रोबिक फंजाई जो है वो डीकंपोजिशन का काम करते हैं। अब जो डॉग की बॉडी है वो क्या है? ऑर्गेनिक मैटर है, वो डेड ऑर्गेनिक मैटर है। अब उसका डीकंपोजिशन करना है, वो अपने आप ही किस में कन्वर्ट होगा? इनऑर्गेनिक मैटर में कन्वर्ट होगा। तो नेचर ने अपने आप ही ऐसी व्यवस्था बनाई हुई है कि जैसे ही कोई एनिमल या प्लांट डेड होता है तो अपने आप ही उसका डीकंपोजिशन शुरू हो जाएगा और जितने भी मिनरल्स हैं वो या तो एटमॉस्फेयर में चले जाएंगे और बाकी के बचे हुए सॉइल के अंदर मिक्सअप हो जाते हैं। अब जैसे मान लीजिए हिंदू रिलीजन के अंदर या सिख रिलीजन के अंदर मान लीजिए किसी की डेथ हो जाती है घर में, तो बॉडी को जला दिया जाता है। तो वहां पर जो डीकंपोजिशन है वो फास्ट रेट से होता है, क्योंकि जो फ्यूनरल है या हम कह सकते हैं जो कंबशन है उसमें जो डीकंपोजिशन है वो बहुत फास्ट रेट से होता है। तो उसमें वाटर वेपर्स हो गया, इसके अलावा जो कार्बन है वो कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में एटमॉस्फेयर के अंदर चली जाती है, बाकी के जो मिनरल्स हैं वो ऐश की फॉर्म में सॉइल के अंदर मिक्सअप हो जाते हैं। तो वो फास्ट डीकंपोजिशन है। लेकिन अगर अपने बात करें मोमडन्स के अंदर या जैसे बिश्नोई जो एक कास्ट है, तो उनमें क्या करते हैं? बॉडी को जमीन के नीचे दबा दिया जाता है। तो अब बॉडी को दबा दिया जमीन के नीचे, तो अब वहां पे क्या होगा? जो डीकंपोजर्स होते हैं यानी कि जो सैप्रोबिक बैक्टीरिया है या सैप्रोबिक फंजाई हैं वो स्लोली क्या करेंगे? वहां पे धीरे धीरे डीकंपोजिशन स्टार्ट कर देते हैं। अब उसको जमीन के नीचे दबा दिया जाता है। जमीन के नीचे दबाने की वजह से ही जो फर्मेंटेशन प्रोसेस है वो जमीन के नीचे होता रहता है और कोई भी स्मेल वगैरह नहीं आती है, इसलिए उसको जमीन के नीचे दबाया जाता है। अगर उस बॉडी को जमीन के ऊपर ही छोड़ दिया जाए तो उससे क्या होगा? उससे डीकंपोजिशन रेट तो फास्ट हो जाएगी कुछ, लेकिन उससे जो बैड स्मेल है वो आना शुरू हो जाएगी। तो इसलिए जो बॉडी है उसको नीचे दबा दिया जाता है। तो दोनों ही केसेस में डीकंपोजिशन तो होना ही होना है। जो बॉडी को नीचे दबाते हैं तो उसमें नेचुरल डीकंपोजिशन होता है, अपने आप होता है, जो कि डीकंपोजर्स के द्वारा किया जाता है। और फ्यूनरल अपने करते हैं तो उसमें जो फ्लेम है या हम कह सकते हैं जो कंबशन है उसके द्वारा उसका डीकंपोजिशन कर दिया जाता है। अब जो मैटर है वो दो टाइप का होता है, डिग्रेडेबल एंड नॉन डिग्रेडेबल। डिग्रेडेबल ऐसा मैटर होता है जिसका डीकंपोजिशन हो सकता है। तो नॉर्मली जो डेड एनिमल्स हैं या डेड प्लांट्स हैं उनका डीकंपोजिशन आसानी से हो सकता है, इसलिए वो डिग्रेडेबल कैटेगरी के अंदर आते हैं। दूसरा होता है नॉन डिग्रेडेबल, जिनका डीकंपोजिशन नहीं हो सकता। फॉर एग्जांपल जैसे प्लास्टिक है या पॉलीथीन है। तो प्लास्टिक और पॉलीथीन ऐसे पॉलीमर्स हैं या ऐसा मैटर है जो कभी भी खत्म नहीं होता। अगर आप प्लास्टिक को जला देते हो तब भी वो खत्म नहीं होती, अगर उसको जमीन के नीचे दबा दोगे तब भी वो खत्म नहीं होगी, हजारों लाखों वर्ष तक वो वैसी की वैसी ही पड़ी रहेगी। तो इस तरह से दो तरह के जो मैटर हैं वो होते हैं। जो डिग्रेडेबल हैं उनका डीकंपोजिशन हो सकता है, तो
इनको हम सिंपल मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, जबकि जो नॉन डिग्रेडेबल हैं इनका डीकंपोजिशन नहीं हो सकता, तो नो डीकंपोजिशन। एग्जाम्पल्स आपको इसमें ध्यान में रखने हैं। जो डेड एनिमल्स हैं या डेड प्लांट्स हैं, इनको डीकंपोज किया जा सकता है इजीली, इसलिए ये डिग्रेडेबल कैटेगरी के अंदर आते हैं। तो डेड प्लांट्स। जबकि नॉन डिग्रेडेबल की बात करें तो इसके अंदर एग्जाम्पल्स आपको ध्यान में रखने हैं, जैसे प्लास्टिक है, उसी तरह से पॉलीथीन है, कई कंट्रीज के अंदर जो प्लास्टिक है उस पर बैन लगा हुआ है कि आप प्लास्टिक की जो, या हम कह सकते हैं कि जो पॉलीथीन है उसकी थैली को यूज नहीं कर सकते। इंडिया के अंदर भी आजकल जो है वो बैन लग चुका है। तो इसको बैन इसीलिए किया गया है क्योंकि ये कभी भी खत्म नहीं होती, ये नॉन डिग्रेडेबल है। उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंस जो है वो आता है एग्रीकल्चरल यूजेस के अंदर माइकोराइजा। तो माइकोराइजा क्या है? ये एक तरह का सिम्बायोटिक एसोसिएशन है। सिम्बायोटिक का मतलब ये होता है कि दो पार्टनर्स साथ साथ रहते हैं, एक दूसरे के साथ मिलकर रहते हैं और दोनों को ही एक दूसरे से बेनिफिट होता है। तो इस तरह का जो रिलेशनशिप है वो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप कहलाता है। तो इसमें दोनों को बेनिफिट होता है। तो ये कैसा है? सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है। इसका मतलब प्लस प्लस टाइप का रिलेशनशिप है, यानी कि इसमें दोनों पार्टनर्स को क्या होता है? बेनिफिट होता है। अब माइकोराइजा की बात करें अगर अपने, तो माइकोराइजा जो है वो हायर प्लांट्स की रूट्स का फंजाई के साथ एसोसिएशन है या सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है। तो इसमें रूट्स और जो फंजाई है ये दोनों आपस में पार्टनर की फॉर्म में रहते हैं और दोनों को बेनिफिट होता है। अब जो फंजाई है उसको क्या बेनिफिट होता है? फंजाई को हैबिटेट मिल जाता है। इसके अलावा जो फूड है, फंजाई को डेड ऑर्गेनिक मैटर चाहिए होता है सर्वाइव करने के लिए, वो उसको वहां पे मिल जाता है। अब जो हायर प्लांट है उसको क्या बेनिफिट होता है? तो वाटर एंड मिनरल्स का जो एब्जॉर्प्शन है वो बढ़ जाता है या इंक्रीज हो जाता है फंजाई की वजह से। तो फंजाई हेल्प करता है। इस तरह से दोनों को ही क्या हो रहा है? बेनिफिट हो रहा है। इसलिए ये क्या है? एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है। तो यहां पर फंजाई का रिलेशनशिप होता है हायर प्लांट्स की रूट्स के साथ। तो ये जो रूट्स हैं वो किसकी होती हैं? हायर प्लांट्स की होती हैं। अब यहां पे दोनों पार्टनर्स को बेनिफिट होता है। जो फंजाई है इसको क्या मिलता है? इसको एक तो फूड मिल जाता है और साथ में इसको यहां पे हैबिटेट मिल जाता है, रहने की जगह मिल जाती है। जबकि अगर अपने बात करें रूट्स की, तो रूट्स को क्या बेनिफिट होता है? तो जो रूट्स हैं इनको वाटर एब्जॉर्प्शन एंड मिनरल एब्जॉर्प्शन जो है वो इंक्रीज हो जाता है, यानी ज्यादा मिनरल्स और ज्यादा वाटर जो है वो प्लांट की रूट्स एब्जॉर्ब करेंगी फंजाई की वजह से। तो ये जो एब्जॉर्प्शन है वो इंक्रीज हो जाता है। माइकोराइजा जो है ये आपको मार्केट के अंदर अवेलेबल हो जाता है। नॉर्मली जो बाग में हम लोग प्लांट्स उगाते हैं, जैसे किन्नू है या नींबू है या माल्टा है या मौसमी है, वहां पर माइकोराइजा जो है उन प्लांट्स की रूट्स के अंदर दिया जाता है ताकि जो प्रोडक्शन है वो बढ़ सके। क्योंकि जो प्लांट है वो जितना ज्यादा वाटर एंड मिनरल्स एब्जॉर्ब करेगा उतना ही ज्यादा प्रोडक्शन वो देगा। तो इस तरह से हम लोग माइकोराइजा को एज ए बायो फर्टिलाइजर यूज करते हैं। तो माइकोराइजा क्या है? एक बायो फर्टिलाइजर है। ये बायोलॉजिकल फॉर्म है इसलिए इसको बायो फर्टिलाइजर हम लोग बोल सकते हैं। तो बायो फर्टिलाइजर की तरह इसको हम यूज करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो
थर्ड इंपॉर्टेंस आता है, वो आता है बायोलॉजिकल कंट्रोल। अब बहुत सारे ऐसे इंसेक्ट पेस्ट्स होते हैं और बहुत सारी ऐसी डिजीजेस होती हैं जिनके कंट्रोल के लिए हम लोग बहुत सारे केमिकल्स का यूज करते हैं, जिसको केमिकल कंट्रोल बोल देते हैं। जैसे इंसेक्ट्स के केस में हम पेस्टिसाइड्स यूज करेंगे, उसी तरह से फंगल डिजीज है तो उसको कंट्रोल करने के लिए हम फंजीसाइड्स वगैरह यूज करेंगे। तो ये केमिकल पेस्टिसाइड्स एंड फंजीसाइड्स होते हैं, लेकिन ये एनवायरनमेंट के लिए हार्मफुल होते हैं, इसलिए इनका जो यूज है वो कम से कम किया जाना चाहिए। तो उसके लिए फिर हमारे पास कोई ऑप्शन होना चाहिए कि हम कंट्रोल कर सकें इंसेक्ट पेस्ट्स एंड डिजीज को। तो उसके लिए फिर एक मेथड आती है बायोलॉजिकल कंट्रोल। तो बायोलॉजिकल कंट्रोल में हम लोग क्या करते हैं, बायोलॉजिकल जो ऑर्गेनिजम्स हैं या माइक्रोब्स हैं उनका यूज करते हैं ताकि हम डिजीज को कंट्रोल कर सकें या इंसेक्ट पेस्ट्स को या उनकी पॉपुलेशन को कंट्रोल कर सकें। तो इसको हम बोलते हैं बायोलॉजिकल कंट्रोल। तो यहां पर कुछ फंजाई ऐसे हैं जो बायोलॉजिकल कंट्रोल में हेल्प करते हैं। तो इसमें जो सबसे बेस्ट एग्जांपल आता है वो है ट्राइकोडर्मा। ट्राइकोडर्मा लिज्नोरम नाम का एक फंगस होता है जो पाइथियम एफेनिडर्मेटम की ग्रोथ को इनहिबिट कर देता है। कुछ और फंगल डिजीज भी हैं जिनकी ग्रोथ को इनहिबिट किया जाता है ट्राइकोडर्मा के द्वारा, और ट्राइकोडर्मा आपको मार्केट के अंदर अवेलेबल हो जाता है, जिसको हम एज ए बायोलॉजिकल कंट्रोल एजेंट की तरह यूज करते हैं क्रॉप्स के ऊपर। तो इसमें आपको नाम ध्यान में रखना है, ट्राइकोडर्मा, और इसकी स्पीसीज है लिज्नोरम। तो ट्राइकोडर्मा लिज्नोरम जो फंगस है ये इनहिबिट करता है, किसको इनहिबिट करेगा ये, तो आपको इसमें फंगस का नाम ध्यान में रखना है, पाइथियम एफेनिडर्मेटम, जो कि क्रॉप्स के अंदर डिजीज कॉज करता है। तो इसकी ग्रोथ को ट्राइकोडर्मा के द्वारा इनहिबिट किया जाता है। उसी तरह से एक फंगस होता है पेनिसिलियम वर्मिकुलेटम। ये फंगस क्या करता है, अगर अपने इसका यूज करते हैं तो जो राइजोक्टोनिया सोलेनाई है उसकी ग्रोथ को इनहिबिट किया जाता है। तो ये भी एक बायोलॉजिकल कंट्रोल की मेथड है। तो सेकंड इसमें जो फंगस है उसका नाम आपको ध्यान में रखना है, पेनिसिलियम वर्मिकुलेटम। तो इस स्पीसीज के द्वारा इनहिबिट की जाती है ग्रोथ एक फंगस की, और उस फंगस का नाम है राइजोक्टोनिया सोलेनाई। तो राइजोक्टोनिया सोलेनाई पोटैटो के अंदर ब्लाइट डिजीज कॉज करता है, जिसको रोकने के लिए हम पेनिसिलियम वर्मिकुलेटम का यूज कर सकते हैं। फंजाई के एग्रीकल्चरल यूजेस में नेक्स्ट इंपॉर्टेंस है कंट्रोल ऑफ सॉइल इरोजन। अब सॉइल इरोजन क्या होता है, तो हमें पता है कि जो सॉइल है उसकी जो टॉप मोस्ट लेयर होती है, जो फर्टाइल लेयर होती है, वो प्लांट ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट होती है। जो क्रॉप्स ग्रो करती हैं या क्रॉप्स की जो रूट्स हैं वो इसी टॉप सॉइल के अंदर ग्रो करती हैं। जितने भी प्लांट्स हैं या ट्रीज हैं उनकी रूट्स जो हैं वो टॉप सॉइल के अंदर ग्रो करती हैं, क्योंकि वो फर्टाइल लेयर होती है जिसमें सबसे ज्यादा अमाउंट के अंदर न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं। अब इस टॉप लेयर का जो डिस्प्लेसमेंट है वही सॉइल इरोजन कहलाता है। यानी जो टॉप लेयर है उसकी जो सॉइल है वो अपनी जगह से हट जाती है, डिस्प्लेस हो जाती है या दूसरी जगह पे चली जाती है। उसके कई रीजंस हो सकते हैं, जैसे विंड फ्लो की वजह से ऐसा हो सकता है या फिर वाटर करंट की वजह से ऐसा हो सकता है। तो इसको अपने बोलते हैं सॉइल इरोजन। अब सॉइल इरोजन को कंट्रोल कैसे किया जा सकता है, अगर सॉइल पार्टिकल्स को बाइंड करने वाला कोई सब्सटेंस हो तो हम सॉइल के इरोजन को रोका जा सकता है। फॉर एग्जांपल जैसे साइनोडोन वगैरह है जो एक तरह की ग्रास है जिसका हम यूज करते हैं सॉइल इरोजन को रोकने के लिए।
इसके अलावा कुछ फंजाई भी ऐसे हैं जो सॉइल इरोजन में हेल्प करते हैं, जिसमें 3 मेन नाम आपको ध्यान में रखने हैं, जिसमें पेनिसिलियम, एस्परजिलस एंड राइजोपस। ये तीनों फंजाई क्या करते हैं, म्यूसिलेज का सिक्रेशन करते हैं, और ये म्यूसिलेज जो है वो सॉइल पार्टिकल्स को बाइंड करने का काम करती है, जिससे सॉइल इरोजन जो है वो रुक जाता है। तो इस तरह से सॉइल इरोजन को कंट्रोल करने में जो फंजाई है उनका इंपॉर्टेंट रोल है। तो 3 फंजाई के नाम यहां पे आपको ध्यान में रखने हैं। पहला है पेनिसिलियम, जो कि एस्कोमाइसिटीज का मेंबर है। उसी तरह से एस्परजिलस, ये भी एस्कोमाइसिटीज का मेंबर है। एंड राइजोपस, राइजोपस जो है ये जाइगोमाइसिटीज से बिलोंग करता है। तो ये 3 फंजाई हैं जिनका हम यूज कर सकते हैं सॉइल पार्टिकल्स को बाइंड करने के लिए। तो ये तीनों के तीनों जो फंजाई हैं वो क्या करेंगे, म्यूसिलेज को सिक्रीट करेंगे। तो ये क्या सिक्रीट करते हैं, सिक्रीट म्यूसिलेज। ये एक तरह की म्यूकस होती है, और यही म्यूसिलेज जो है वो बाइंड करती है सॉइल पार्टिकल्स को। तो इट बाइंड सॉइल पार्टिकल्स, और उसकी वजह से जो सॉइल का या टॉप सॉइल है उसका डिस्प्लेसमेंट नहीं होता है। तो इस तरह से जो सॉइल इरोजन है उसको कंट्रोल किया जा सकता है फंजाई के द्वारा। नेक्स्ट यूजफुल एक्टिविटी है इंडस्ट्रियल यूजर्स। तो इंडस्ट्रियल यूजर्स की अगर अपने बात करें तो बहुत सारे ऐसे इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट हैं जो फंजाई से हमें ऑब्टेन्ड होते हैं या फंजाई के एक्शन की वजह से प्रोड्यूस होते हैं, तो वो इंडस्ट्रियल यूजर्स के अंदर आ जाता है। सबसे पहला इसमें आता है ब्रेविंग इंडस्ट्री। तो ब्रेविंग इंडस्ट्री के अंदर बियर फॉर्मेशन है, वाइन फॉर्मेशन है। तो उनके फॉर्मेशन के लिए जो फर्मेंटेशन किया जाता है, फर्मेंटेशन के लिए जो फंजाई हैं वो यूज किए जाते हैं। नॉर्मली यीस्ट जो है वो फर्मेंटेशन के लिए यूज की जाती है। फर्मेंटेशन क्या होता है, एनएरोबिक रेस्पिरेशन को हम लोग क्या बोल देते हैं, फर्मेंटेशन बोल देते हैं। अब यहाँ पे अल्कोहलिक फर्मेंटेशन करवाया जाता है। इसका मतलब क्या है कि जो शुगर है उसका एनएरोबिक ऑक्सीडेशन होगा, यानी बिना ऑक्सीजन के उसका ऑक्सीडेशन होता है, और प्रोडक्ट की फॉर्म में एक तो बनता है एथेनॉल C2H5OH, और साथ में उसमें CO2 गैस जो है वो प्रोड्यूस होती है। तो ये जो एथेनॉल है इसको प्रोडक्ट की फॉर्म में हम लोग ऑब्टेन कर लेते हैं। तो यहाँ पे बियर फॉर्मेशन एंड वाइन फॉर्मेशन जो है वो देखने को मिलता है। सबसे पहले बियर का हमें फॉर्मेशन करवाना है। तो बियर फॉर्मेशन के लिए हम लोग यीस्ट की एक स्पीसीज यूज करते हैं जिसको बोलते हैं सैकेरोमाइसीस सेरेविसी। तो बियर फॉर्मेशन के लिए हम क्या करते हैं, फर्मेंटेशन करवाते हैं बार्ले का। तो बार्ले का फर्मेंटेशन करवाया जाता है, और इस फर्मेंटेशन के लिए यीस्ट की एक स्पीसीज जो है वो यूज की जाती है जिसको हम बोलते हैं सैकेरोमाइसीस सेरेविसी। तो जीनस है सैकेरोमाइसीस, और स्पीसीज इसकी ध्यान में रखनी है आपको, सेरेविसी। और इससे बियर का जो फॉर्मेशन है वो हो जाता है। तो बियर आपको यहां पे देखने को मिलेगी। तो एक्चुअल में अगर जो रिएक्शन होती है अगर अपने बात करें तो अपने शुगर किसको मानते हैं, ग्लूकोज को मानते हैं। तो C6H12O6 इसका फॉर्मूला होता है। जब इसका फर्मेंटेशन करवाया जाता है, एनारोबिक रेस्पिरेशन करवाया जाता है इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो ये C2H5OH यानी एक तो एथेनॉल बनाता है, और प्लस साथ में इसमें बनता है CO2 गैस जो है वो प्रोड्यूस होती है। तो ये जो एथेनॉल है यही क्या है, प्रोडक्ट है। तो यहां पर यीस्ट के द्वारा इसका जो
फर्मेंटेशन है वो करवाया जाता है। ये जो सैक्रोमाइसिस सर्विसिया ये क्या है, एक तरह की यीस्ट है। तो इस तरह से बियर का जो फॉर्मेशन है वो किया जाता है फंजाई के यूज से। इसके अलावा जो वाइन का फॉर्मेशन है, वाइन फॉर्मेशन की अगर अपने बात करें तो वाइन फॉर्मेशन के लिए फर्मेंटेशन जो है वो सैक्रोमाइसिस की दूसरी स्पीसीज के द्वारा करवाया जाता है, जिसको बोलते हैं सैक्रोमाइसिस एलेप्सोइडेंस। और इसमें नॉर्मली शुगर केन जो है इसको लिया जाता है। तो शुगर केन का जो जूस है इसका फर्मेंटेशन करवाया जाता है। और फर्मेंटेशन के लिए यीस्ट यूज की जाती है, और उस यीस्ट का नाम आपको ध्यान में रखना है। जीनस सेम रहेगा सैक्रोमाइसिस, लेकिन जो इसकी स्पीसीज है वो चेंज हो जाती है, और स्पीसीज अब है एलिप्सोइडेंस। तो इस यीस्ट के द्वारा यहां पे फर्मेंटेशन हो रहा है। तो प्रोडक्ट में एथेनॉल तो बनना ही बनना है, लेकिन अब इसका नाम चेंज हो जाता है। अब अपने इसको क्या बोलते हैं, यहां पे वाइन बोल देते हैं। तो इस तरह से वाइन का जो फॉर्मेशन है वो भी यीस्ट की एक्टिविटी से करवाया जाता है। इंडस्ट्रियल यूजर्स में नेक्स्ट इंपॉर्टेंस है चीज इंडस्ट्री में। तो दो तरह का चीज है जो फंजाई के यूज से बनाया जाता है। ये काफी इंपॉर्टेंट और फेमस चीज है। एक को बोलते हैं रॉकफोर्ट चीज और दूसरे को बोलते हैं कैमेम्बर्ट चीज। ये दोनों टाइप के जो चीज हैं ये स्पेसिफिक फ्रेग्रेंस क्रिएट करते हैं। इसी वजह से इनकी जो कॉस्ट है वो नॉर्मल चीज के कंपैरिजन में ज्यादा पड़ती है। तो ये दोनों के दोनों चीज जो है वो पेनिसिलियम की दो अलग अलग स्पीसीज से बनाए जाते हैं। वैसे चीज जो है नॉर्मल कंडीशन में हम लोग जो मिल्क है उसमें सिट्रिक एसिड डाल देते हैं या सिट्रस डाल देते हैं, उसकी वजह से जो दूध है वो फट जाता है और उसके बाद वो चीज में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन इसमें हम अगर फंजाई को डाल दें, जैसे पेनिसिलियम की स्पेसिफिक स्पीसीज को डाल दें, तो उसी टाइप की फ्रेग्रेंस जो है वो उसमें क्रिएट हो जाती है। तो इस तरह से चीज फॉर्मेशन में भी फंजाई का इंपॉर्टेंस है। तो दो तरह के चीज होते हैं। यहां पे हमें मिल्क से चीज का फॉर्मेशन करना है। तो पहला जो चीज बनेगा उसमें हम यूज करते हैं पेनिसिलियम की एक स्पीसीज, पेनिसिलियम रॉकफोर्टी। तो पेनिसिलियम रॉकफोर्टी स्पीसीज अगर अपने यूज करते हैं मिल्क से चीज बनाने में, तो एक चीज बनता है जिसको हम नाम देते हैं रॉकफोर्ट चीज। तो रॉकफोर्ट चीज बनाने के लिए हम पेनिसिलियम की स्पीसीज को यूज करते हैं। उसी तरह से अगर हम दूसरी स्पीसीज यूज करें जिसको बोलते हैं पेनिसिलियम कैमेम्बर्टी, तो उससे दूसरा टाइप का जो चीज है वो बनके रेडी हो जाता है। तो अब हम स्पीसीज जो है यूज कर रहे हैं वो है पेनिसिलियम कैमेम्बर्टी। तो पेनिसिलियम कैमेम्बर्टी का अगर अपने यूज करेंगे तो जो चीज बनेगा उसको नाम दिया जाता है कैमेम्बर्ट चीज। तो इसके अलावा यहाँ पे जो एसिड है वो तो यूज करना ही है, क्योंकि बिना एसिड के जो मिल्क है वो फटेगा नहीं, और जब तक मिल्क नहीं फटेगा तब तक चीज का फॉर्मेशन नहीं होगा। लेकिन ये जो दोनों फंजाई हैं ये हम लोग यूज करते हैं इसके अंदर और स्पेसिफिक टाइप की चीज का फॉर्मेशन करते हैं। चलिए अब जो नेक्स्ट इसमें इंडस्ट्रियल इंपॉर्टेंस आता है वो है एलएसडी फॉर्मेशन। एलएसडी क्या होता है ये आपको एक तो इसका फुल फॉर्म ध्यान में रखनी है। एलएसडी फॉर्मेशन
ये भी इंडस्ट्रियल इंपॉर्टेंस में आता है। एलएसडी की फुल फॉर्म आपको ध्यान में रखनी है। इसको बोलते हैं लाइसर्जिक एसिड डाईएथिलमाइड। डाईएथिलमाइड और इसकी खास बात क्या होती है कि ये जो केमिकल है ये हेलोसिनोजेनिक नेचर का होता है। तो ये हेलोसिनोजेनिक है। अब इसका क्या मतलब है? अगर अपने किसी पर्सन को एलएसडी दे देते हैं तो उसको हेलुसिनेशंस होने लग जाते हैं, मतलब कोई चीज है नहीं बट उसको उसके होने का आभास होना शुरू हो जाता है। इसको बोलते हैं हेलुसिनेशंस, यानी भ्रम उत्पन्न होना। तो भ्रम उत्पन्न करने के लिए एलएसडी का यूज किया जाता है और यह हमें फंजाई से ऑब्टेन्ड होती है। इसके अलावा जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंस इसमें आता है वो है जिब्रेलिक एसिड। जिब्रेलिक एसिड जो है ये एक प्लांट हार्मोन है। प्लांट हार्मोन जो ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, या इसको जिब्रेलिन भी बोल देते हैं अपने। तो जिब्रेलिन बोल लो चाहे जिब्रेलिक एसिड बोल लो, एक ही बात है। अब एक फंगस होता है जिब्रेला फ्यूजिक्रोई। ये जो फंगस है वो एक डिजीज कॉज करता है प्लांट के अंदर, जिसको बोलते हैं फूलिश सीडलिंग डिजीज। इस डिजीज में ये क्या करता है, इस हार्मोन को प्रोड्यूस करता है और जिससे जो ग्रोथ रेट है वो बहुत ज्यादा उस प्लांट के अंदर इंक्रीज हो जाती है। तो उस प्लांट से हमें इस हार्मोन को ऑब्टेन करना होता है। तो इस तरह से जिब्रेलिक एसिड जो है वो हमें मिलता है एक फंगस से, और उस फंगस का नाम आपको ध्यान में रखना है जिब्रेला फ्यूजिक्रोई। जिब्रेला जीनस का नाम है और इसकी स्पीसीज है फ्यूजिक्रोई। ये एक डिजीज कॉज करता है, उस डिजीज का नाम आपको ध्यान में रखना है फूलिश सीडलिंग डिजीज। और इस डिजीज के अंदर ये इस केमिकल को प्रोड्यूस करता है जिसको हम नाम देते हैं जिब्रेलिक एसिड या जिब्रेलिन। तो शॉर्ट फॉर्म में इसको हम लोग जीए से लिख सकते हैं। लगभग 100 टाइप के जीए होते हैं, जिनमें से मोस्ट कॉमन टाइप का जो जीए है वो है GA3, जो प्लांट ग्रोथ के लिए यूज किया जाता है। इसके अलावा कुछ ऑर्गेनिक एसिड्स हैं जो हमें फंजाई से ऑब्टेन्ड होते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे गैलिक एसिड है, सिट्रिक एसिड है, उसी तरह से फ्यूमेरिक एसिड है एंड ग्लूकोनिक एसिड है। तो ये 4 एसिड्स हैं जो हमें फंजाई से ऑब्टेन्ड होते हैं। तो नेक्स्ट जो इसका इंडस्ट्रियल इंपॉर्टेंस है वो है ऑर्गेनिक एसिड्स। तो ऑर्गेनिक एसिड्स में 4 एसिड्स के नाम आपको ध्यान में रखने हैं, जिसमें सिट्रिक एसिड, उसी तरह से है गैलिक एसिड एंड थर्ड एसिड है फ्यूमेरिक एसिड, और इसके अलावा एक एसिड और होता है जिसको अपने नाम देते हैं ग्लूकोनिक एसिड। तो ये चारों के चारों एसिड्स हमें फंजाई से ऑब्टेन्ड होते हैं। नेक्स्ट इंडस्ट्रियल इंपॉर्टेंस है एंजाइम्स को ऑब्टेन करना। तो कुछ फंजाई ऐसे हैं जिनसे हम एंजाइम्स को ऑब्टेन कर सकते हैं। तो जैसे यहाँ पे 2 मेन एग्जांपल्स आते हैं। सबसे पहला इसमें आता है एमाइलेज एंजाइम जो है। तो एमाइलेज जो एंजाइम है ये हमें एस्परजिलस की एक स्पीसीज से ऑब्टेन्ड होता है, जिसका नाम आपको ध्यान में रखना है एस्परजिलस ओराइजी। तो एस्परजिलस ओराइजी से
हमें एमाइलेज एंजाइम जो है वो ऑब्टेन्ड होता है। उसी तरह से एक एंजाइम और है इन्वर्टेज। इन्वर्टेज एंजाइम हम लोग यीस्ट से ऑब्टेन करते हैं और उस यीस्ट का नाम आपको ध्यान में रखना है, और वो यीस्ट है सैकेरोमाइसीस सेरेविसी। तो इस यीस्ट से इन्वर्टेज एंजाइम हमें मिलता है, तो इसकी स्पीसीज का नाम ध्यान में रखना है, सैकेरोमाइसीस की सेरेविसी स्पीसीज। नेक्स्ट इंडस्ट्रियल इंपॉर्टेंस है फॉर्मेशन ऑफ इंक, या इंक फॉर्मेशन हम लोग कह सकते हैं। तो एक फंगस होता है कॉपरिनस कॉमेटस, जिसको इंकी कैप मशरूम के नाम से भी जाना जाता है। इस मशरूम से हम इंक को ऑब्टेन कर सकते हैं। तो कॉपरिनस कॉमेटस ये मशरूम है जिसका नाम आपको ध्यान में रखना है। स्पीसीज इसकी है कॉमेटस, और इसका जो कॉमन नेम है वो इस इंक से रिलेटेड ही है, जिसको अपने बोलते हैं इंकी कैप मशरूम। और इस इंकी कैप मशरूम से ही हमें इंक ऑब्टेन्ड होती है। तो इससे हम इंक ऑब्टेन करते हैं। नेक्स्ट यूजफुल एक्टिविटी है जेनेटिकल यूजेस। तो जेनेटिक्स के अंदर भी कुछ फंजाई जो है उनका यूज किया जाता है, उसके बारे में अभी हम बात करेंगे। तो फिफ्थ यूजफुल एक्टिविटी है जेनेटिकल यूजेस। तो एक फंगस जिसका नाम आपने पहले भी सुना होगा, न्यूरोस्पोरा, उसकी एक स्पीसीज होती है क्रासा, न्यूरोस्पोरा क्रासा। इसको बोला जाता है ड्रोसोफिला ऑफ प्लांट किंगडम, क्योंकि जेनेटिक्स से रिलेटेड कुछ एक्सपेरिमेंट्स ऐसे हैं जो न्यूरोस्पोरा क्रासा के ऊपर किए गए हैं, इसलिए इसका नाम, कॉमन नेम जो है वो है ड्रोसोफिला ऑफ प्लांट किंगडम। जिस तरह से ड्रोसोफिला पर जेनेटिक्स से रिलेटेड एक्सपेरिमेंट्स हुए हैं, टीएच मॉर्गन ने किए थे लिंकेज से रिलेटेड, उसी तरह से जो न्यूरोस्पोरा क्रासा है उस पर भी एक्सपेरिमेंट्स हुए हैं, और ये किए थे बीडल एंड टॉटम ने। और उन्होंने एक थ्योरी दी थी जिसको बोलते थे वन जीन वन एंजाइम थ्योरी, यानी एक जो जीन है वो एक ही एंजाइम जो है वो प्रोड्यूस कर सकता है, उसको वन जीन वन एंजाइम थ्योरी बोलते हैं, जो किसने दी थी, बीडल एंड टॉटनमन ने दी थी, और न्यूरोस्पोरा क्रासा के ऊपर वर्क करने के बाद उसने ये थ्योरी दी थी। तो जेनेटिकल यूजेस में जो फंगस का नाम आपको ध्यान में रखना है वो है न्यूरोस्पोरा, जो कि एस्कोमाइसिटीज का मेंबर है, और इसकी स्पीसीज जो है वो है क्रासा। और इस फंगस को हम लोग जानते हैं ड्रोसोफिला ऑफ प्लांट किंगडम के नाम से। तो ड्रोसोफिला एक फ्रूट फ्लाई है जिस पर टीएच मॉर्गन ने एक्सपेरिमेंट्स किए थे। तो प्लांट किंगडम का जो ड्रोसोफिला है वो न्यूरोस्पोरा को बोला जाता है। अब दो साइंटिस्ट के नाम आपको ध्यान में रखने हैं, बीडल एंड टॉटम। तो बीडल एंड टॉटम इन दोनों ने न्यूरोस्पोरा पे काम किया और एक थ्योरी दी जिसको बोलते हैं वन जीन वन एंजाइम हाइपोथेसिस। यानी एक जीन जो है वो एक ही एंजाइम को प्रोड्यूस कर सकता है। तो इस तरह की जो थ्योरी है वो बीडल एंड टॉटम के द्वारा दी गई थी। तो ये एक तरह की हाइपोथेसिस है। तो ये न्यूरोस्पोरा के ऊपर काम करने के बाद ही इन साइंटिस्ट्स ने ये थ्योरी दी थी। नेक्स्ट यूजफुल एक्टिविटी आती है एज ए टेस्ट ऑर्गेनिज्म। हम लोग फंजाई को टेस्ट ऑर्गेनिज्म की तरह भी यूज कर सकते हैं। तो एज टेस्ट ऑर्गेनिजम्स
अगर हम किसी सैंपल के अंदर विटामिन B12 की प्रेजेंस को डिटेक्ट करना चाहते हैं कि वो प्रेजेंट है या एब्सेंट है, तो हम लोग उसके लिए यूज करते हैं न्यूरोस्पोरा क्रासा को। उसी तरह से अगर हम किसी सैंपल के अंदर निकल, कॉपर या जिंक को डिटेक्ट करना चाहते हैं, तो उसके लिए एस्परजिलस नाइगर जो है उसका यूज किया जाता है। तो ये दो फंजाई हैं जिनका आपको नाम ध्यान में रखना है। पहला है न्यूरोस्पोरा क्रासा जो एस्कोमाइसिटीज का मेंबर है। तो न्यूरोस्पोरा क्रासा का यूज किया जाता है किसी भी सैंपल के अंदर विटामिन B12 जो है, इसको विटामिन बी को डिटेक्ट करने के लिए कि उसकी प्रेजेंट है या एब्सेंट है। उसी तरह से एक और फंगस है एस्परजिलस नाइगर। इसका यूज किया जाता है किसी भी सैंपल के अंदर अगर हम डिटेक्ट करना चाहते हैं निकल, कॉपर एंड जिंक मेटल्स को, तो उसके लिए हम एस्परजिलस नाइगर का यूज करते हैं।